तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग बहुत ही गर्मजोशी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि तरुण आईएएस आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के से संबंधित न्यूज से संबंधित क्विज लेकर आई है। और उस क्विज का यहाँ पर डिस्कशन होगा जो आपकी एग्जाम को और भी बहुत ही एक मजबूत एक शुरुआत कर सकते हैं या बहुत ही मजबूत स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो आज हम 5-5, 10-10 क्यूज के साथ इसकी शुरुआत हम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के न्यूज से बनाए गए क्विज हैं जो कि यूपीएससी के पैटर्न पर, यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न पर हैं। और आपके समझ के लिए, आपकी मनोविज्ञान को विकसित करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये क्विज बहुत ही जरूरी है। हम सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से परफेक्शनेस हमारे अंदर में आती है, हम परफेक्ट होते जाते हैं, हम एक तरीके से उत्कृष्ट और उत्तम होते जाते हैं। तो क्विज करना या कह सकते हैं कि प्रश्न को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्विज जो है द हिंदू से ही लिया गया है कि आप सभी को पता होगा कि 13 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत बैठक हुई थी। तो उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। अब ये प्रश्न है आपका, ये एक स्टेटमेंट के तौर पर पूछे गए हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अस्थायी प्रकृति का परिषद है। और तीसरा है कि इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एंड द फोर्थ, भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों में शामिल नहीं। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए। एक बार आप इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट के आधार पर हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी 2 और 4, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है कि सही नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न में कथन सत्य के बारे में पूछा जा रहा है या कथन असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो कथन सही नहीं है। हम सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद का गठन 2006 में हुआ था और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो प्रथम तो ये सत्य है, लेकिन सत्य तो पूछ नहीं रहा है। तो सत्य है तो इसलिए आप बी तो होगा नहीं, आपका डी नहीं होगा आपका, तो हो सकता है 2 और 4। तो 2 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अस्थायी प्रकृति का है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी प्रकृति का है। तो ये इसके आधार पर ये गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य देशों में भारत शामिल, ऑफ कोर्स भारत शामिल है। अगर भारत शामिल नहीं होता तो उस आप सभा में भारत पार्टिसिपेट क्यों करता। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। कुछ चीजों जो है कॉमन सेंस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक तरीके से कह सकते हैं कि अंतर सरकारी निकाय है जो कि विश्व भर में मानवाधिकारी संवर्धन और संरक्षण की मजबूती प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था, है ना। ये अस्थायी प्रकृति का परिषद है और इसका जो मुख्यालय, जैसा कि हमने स्विट्जरलैंड में जेनेवा में कहा, यह सत्य है कि इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और मानवाधिकार परिषद भारत जो है इसका परम सदस्य है, भारत इसका क्या है, सदस्य है। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी का गठन 2006 में हुआ था, भारत इसका सदस्य है ना। दूसरी बात, अस्थाई आपका प्रकृति का परिषद है ये, और इसका जेनेवा में स्थित है, आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में मुख्यालय। तो ये प्रश्न आपका बनता है, बन सकता है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में से, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले भी, आपको एक अभ्यारण्य से संबंधित आपके जाकर उस न्यूज को देखिए, आपके करंट अफेयर के न्यूज को देखिए, तो उसमें हमने लोगों ने डिस्कस किया था कुन्नो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले विचारों पर विचार करने योग्य है कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि कुन्नो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 2011 में एक राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दी गई थी। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें हैं। दूसरी बातें हैं कि ये कौन सा सही, तो ये कहा गया कि कुन्नो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 2011 में एक राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया। मान लिया स्टेटमेंट आपको नहीं पता है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कुन्नो पालमपुर वन जीव अभ्यारण्य भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। ये बात सत्य है कि कुन्नो पालमपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है भारत का पहला चीता अभ्यारण्य या चीता सेंचुरी नामित किया गया है, ये सत्य है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब सही है, सही पूछ रहा है तो भाई 2 इसमें भी, इसमें है, इसमें नहीं है तो आपका सी इज नॉट राइट आंसर, तो ये आप कह सकते हैं तो 2 है। दूसरा, कुन्नो पालमपुर वन जीव अभ्यारण्य बंगाल राज्य में अवस्थित है, यह स्टेटमेंट गलत है। कुन्नो पालमपुर जो है बंगाल में थोड़ी है, ये कहां है हमारा, ये तो कुन्नो वन जीव अभ्यारण्य जो है 2008 में सबसे पहले 2011 के जगह 8 में हुआ था, है ना, और उसको राष्ट्रीय दर्जा दी गई थी, और ये मध्य प्रदेश में है, बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश में। स्टेटमेंट गलत हो गया, जैसे ही स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, ये खत्म कीजिए वन जीव। दूसरा, तेंदुआ, सियार, सांभर, नीलगाय, इन सभी के लिए आपका है ऑफ कोर्स है, तो 2 और 4 इज अ राइट आंसर। तो याद रखिएगा, कुन्नो वन जीव अभ्यारण्य 2006-11 में नहीं, आप कह सकते हैं 2018 में इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, 2018 में दिया गया था। ये बंगाल में नहीं, एमपी में है, और ये भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया था। तेंदुआ, सियार, सांभर, नीलगाय सभी इसके अंदर में रहते हैं। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है इससे भी संबंधित। एक प्रश्न कभी कभी स्टेटमेंट बेस पर कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, बहुत ही एक कहानी के फॉर्म में। कई बार आपने यूपीएससी में एक प्रश्न आपने देखा होगा कि पूछा जा चुका है, तो इसमें भी इसी तरीके का एक प्रश्न है कि कहता है कि 135 किलोमीटर लंबी लैंडलॉक झील है आपका, 135 किलोमीटर है, लंबी है, लैंडलॉक झील है, 14,000 फीट अधिक से ऊंचाई पर। अब देखो, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं और जैसे ही इस तरीके का प्रश्न आया, आपके दिमाग में वो झील डायरेक्ट आपको आ जाएगा। हम समझ रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में मुद्दे चल रहा है, एक मुद्दा इस झील से संबंधित भी है आपका, ऊंचाई पर यह झील है आपका, लैंडलॉक झील है आपका, समुद्र तल से करीब 4,350 मीटर ऊंचाई पर है आपका। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह झील जो है एडोरहाइक बेसिन का है, जिसका अर्थ होता है कि अपने पानी को बरकरार रखना, अपने पानी के अन्य बाहरी जल निकाय जैसे महासागर और नदियों के में अनुमति न देना उसको गिरने में, है ना। वो कलर नीले कलर का है, हरे रंग में बदल लेता है। तो ये सारी जो खूबियां किस झील की है, पता है कि भारत और चाइना के बीच में एक झील को लेकर मुद्दा चल रहा है, और सारा क्वालिटी जो है उसी झील का है। और वो झील कौन सा है आपका, पैंगोंग तोज झील है आपका। सो ये सारा आपका पैंगोंग तोज झील है आपका, जो कि हम पता है कि 14,000 फीट से अधिक है, यानी कि 4,350 मीटर, 135 किलोमीटर लंबी है आपका, है ना। हिमनद पिघलने से बनी झील, जिसमें चांग चेनबो रेंज के पहाड़ से नीचे की ओर झुकता है आपका। ये सारी खूबियां इस तरीके से है, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे जो है इस तरीके के भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, है ना। दूसरी बात है कि सर्दियों में के दौरान जो है क्रिस्टेशियंस को छोड़कर कई जलीय जीव और मछली जो है इसमें नहीं पाई जाती है, क्यों, मर जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका द क्विज, इट्स ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने चर्चा किया था द करंट अफेयर में, जाकर देखिए उस करंट अफेयर को, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। हमने बात किया था केंद्रीय दत्तक ग्रहण, भारत सरकार ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून में बदलाव किया है ना। संसाधन प्राधिकरण, जिसको CRA कहते हैं आपका, चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेशंस एक्ट कहा जाता है, केंद्रीय आपका, तो इससे संबंधित बातें कहा गया। तो एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। सबसे पहला प्रश्न तो ये, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कहता है कि यह अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित बात करता है। और तीसरा है कि यह अपनी संबंध मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने से संबंधित बात करता है। ये आपको ये कहा गया रहा है, ठीक है। सो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या पूछ रहा है, ये कौन सा सही है, कौन सा सही। तो पहला ये कि ये सामाजिक न्याय अधिकारित मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय नहीं है,
क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है, न कि सोशल और जस्टिस डिपार्टमेंट का। कौन सा? महिला और बाल विकास मंत्रालय का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहला गलत, तो ये भी गलत, तो ये भी गलत। अगर एलिमिनेशन प्रोसेस से भी इसका आंसर करेंगे तो बी इज राइट आंसर, क्योंकि सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय से संबंध नहीं रखता है। किससे रखता है? ये रखता है आपका बाल विकास मंत्रालय से, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक वैधानिक निकाय है आपका। और उसके बाद ये खत्म हो गया, तो सेकेंड और थर्ड तो साफ साफ दिख रहा है कि इट्स राइट। अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण 1993 का है ये आपका, है ना। तो इसके बाद आप आराम से उस चीजों को कर सकते हैं। दूसरी आइए नेक्स्ट पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। ये है आपका भाषण चार द्वीप है। भाषण चार द्वीप या चार पिया या थेगार चार द्वीप, जो कभी कभी समाचार में देखा गया है। कभी कभी हमें सिंगल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, भाषण चार द्वीप या चार ये पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो हमें पढ़ना होगा कि हम देखें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तरीके के संबंध देखेंगे। तो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, कॉक्स बाजार के भीड़ भाड़ वाले शिविरों में देखा गया कि भाषण चार द्वीप पर यह बातें कही गई है। तो इसका जो संबंध है भाषण चार द्वीप और इसके संबंधित ये रोहिंग्या से संबंधित। और ऑप्शन में आपका क्या? हुत्ती विद्रोही, उइगर तो आपका चाइना में आ जाता है, आपका रोहिंग्या आपका बांग्लादेशी मुसलमान आ जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाषण चार फ्लोटिंग आइलैंड है, जिसके चार पिया या थेंगार चार आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। केवल 20 साल पहले ये सामने आया है आइलैंड, क्योंकि आइलैंड ये आपको नहीं हुआ करता था, लेकिन ये आइलैंड आपको देखने को मिला है। और 2006 में 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला मेघाना नदी के मुहाने पर ये हिमालय गाद से बना हुआ ये आइलैंड देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाषण चार द्वीपीय कहां पर ये आइलैंड है और वहां पर कौन लोग रहते हैं? तो रोहिंग्या मुसलमान वहां पर रहते हैं। तो ये था आपका हमारे द करंट अफेयर न्यूज के 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्विज जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हम धीरे धीरे क्विज का सिलसिला और भी हम बढ़ाते जाएंगे। 5 के स्थान पर हम 10 और 15 क्विज डेली हम करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम में एक उत्कृष्टता आए, आपकी एग्जाम की तैयारी एक मजबूती से, एक पहल से हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे क्विज सेशन में जो आपकी एग्जाम को एक नई दिशा दे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।